हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? यार आज सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कोलिजन के बारे में और कुछ सवाल लेंगे जो नीट पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज आखिरी लेक्चर होने वाला है सेंटर ऑफ मास का। कल हमने एक्सप्लोजन की बात की थी, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इन सभी की बातें हमने पिछली क्लास में की थी। और मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर कुछ सवाल भी देखे थे। यार वो कोलिजन के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो नीट में बहुत आसान आते हैं। मतलब यूं मानो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी कि अगर तुम्हें कोलिजन का सवाल मिलेगा, और हर साल एक सवाल तो आता ही आता है, चाहे वो कोलिजन का है या वो मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर एक्सप्लोजन बोल दो, उसी का टाइप बोल दो, आता ही आता है। करना कुछ भी नहीं होता है, बस ये पता करना होता है कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है कि नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, सिस्टम मानेंगे P इनिशियल को P फाइनल के बराबर करें। सिंपल, इट्स सो सिंपल। अब आज का सेशन किस पे बेस्ड होने वाला है? तो आज का सेशन बेस्ड होने वाला है कोलिजन के ऊपर, ठीक है। वेल, कोलिजन स्टार्ट करने से पहले और प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने से पहले मैंने कल की क्लास में कुछ सवाल दिए थे आपको होमवर्क में, अगर आपको याद हो तो चलो उन सवालों की एक बार चर्चा कर ले जो सवाल मैंने कल करवाए थे। और एक सवाल मैंने होमवर्क भी दिया था। यार कौन सा सवाल याद है तुम्हें? कौन सा सवाल मैंने होमवर्क दिया था? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक सवाल दिया था यहाँ पे ऐसे करके एक प्लैंक था इस तरीके का, और मैंने बोला था कि यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल आर रेडियस का बॉल रखा हुआ है, जो जब यहां पहुंचता है तो इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसका मास कैपिटल एम था, इसका मास स्मॉल एम था, इसका रेडियस स्मॉल आर और इसका रेडियस कैपिटल आर। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था। अब समझना गलती कहां पे हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, कुछ बच्चों का गलत भी था। जो गलत कर रहे हैं ना, उनको समझना पड़ेगा कि गलती हो कहां पे रही है। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये देखो, एक्स डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। अगर सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट मींस m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 0 के बराबर होगा, पक्की बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये है मेरा छोटे वाले बॉल का सेंटर। अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता, तो छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास कितना राइट में डिस्प्लेस करता? कितना राइट में डिस्प्लेस करता? सर यहां से यहां आ गया होता। कई लोग इस डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल आर मान रहे हैं, गलती आप वहीं पे कर रहे हो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां वाला, ये कैपिटल आर नहीं है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। तो आपने गलती कहां पे की? आपने इस वाले डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल आर कंसीडर कर लिया, जबकि अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता तो m1 का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता। तो अगर m1 का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, लेकिन ये तब जब ये रुका हुआ रहेगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये रुका हुआ रहेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये लेफ्ट में डिस्प्लेस करेगा। और अगर ये लेफ्ट में डिस्प्लेस करेगा तो इस बॉल का जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मॉल m कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस x के बराबर होगा। और इस बड़े वाले मास का जो लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस mx के बराबर होगा। इसको 0 के बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, स्मॉल m कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू mx प्लस mx। x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, स्मॉल r माइनस कैपिटल r, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस, ये अपनी वैल्यू हो गया, डन हो गया, सिंपल है। फिर इससे क्या है ना कि भाई आप इजीली कंसेप्ट समझो, सवाल तो बन जाएंगे, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो इस कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल और करवा देता हूं, इस कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल और करवा देता हूं। जैसे मानो सवाल कुछ ऐसा है कि अपने पास एक ऐसे करके थ्रेड है, फ्रिक्शनलेस वायर है, इस वायर के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है जो आगे पीछे कर सकता है, ठीक है, एक रिंग लगा हुआ है जो आगे पीछे कर सकता है। रिंग का मास है m, और इसी रिंग से बॉटम में कनेक्टेड एक बॉल है जिसका मास है 2m और लेंथ है इसका l। रस्सी का लेंथ कितना l है? सवाल ये पूछा है, जब रस्सी व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ m का डिस्प्लेसमेंट बताना है जब ये रस्सी यहां पे डिस्प्लेस कर जाएगी। तो m कितना आगे जाएगा? ऑब्वियसली आगे जाएगा, फ्रिक्शनलेस है, ये नीचे आएगा तो ये थोड़ा आगे डिस्प्लेस करेगा। तो जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तो स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये सवाल पूछा, ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है, घर से ट्राई करके बताना। जैसे आपने इसका आंसर बताया उसी तरीके से आपका ये होमवर्क है, घर से ट्राई करना और बताना कितना आंसर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है कोलिजन, ठीक है। चल अच्छा एक बात बताओ, हमारे लाइफ में कोलिजन हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह कोई किसी से टकरा रहा है, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कोलिजन बेसिकली हमारी लाइफ में हर जगह ही प्रेजेंट है, ठीक है सर। तो मान भी लेते हैं कोलिजन हमारी लाइफ में हर जगह प्रेजेंट है। तो सवाल कैसे करेंगे कि टकराने के बाद सामने वाले की वेलोसिटी कितनी? अगर कोई ट्रक से टकरा जाए तो क्या ट्रक पिचक जाएगा? क्या ट्रक की वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी? भाई रजनीकांत तो कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी रियलिस्टिक सिचुएशन को लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोलिजन में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलिजन के सवालों को कैसे डील करना है, और एक्सप्लोजन के सवालों को तो हमने कल ही डील कर लिया था कि एक्सप्लोजन को कैसे सॉल्व करना है। तो कोलिजन के बाद लगभग ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अच्छा आपको याद है इंपल्स? इंपल्स क्या होता है? घबराना मत, इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कोलिजन टक्कर कोलिजन की बात करते हैं। एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना। सपोज करो एक मास है m1 और एक दूसरा मास है m2, ये एक मास m1 और एक मास क्या है m2। ये कुछ u1 वेलोसिटी से आ रहा था और ये कुछ u2 वेलोसिटी से जा रहा था। अब अगर कंडीशन ले कि सर u1 u2 से बड़ा है तो पक्की बात है ये इसके पास आएगा और टकराएगा। तो ये बिफोर कोलिजन का पिक्चर हो गया। ये क्या हो गया? ये बिफोर कोलिजन हुआ, बिफोर। उसके बाद जब ये टकराते हैं ना तो शेप में डिफॉर्मेशन होता है। शेप में डिफॉर्मेशन कैसे होता है? तो m2 वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है और m1 वाला इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। तो ये कंडीशन होती है ड्यूरिंग कोलिजन। उसके बाद क्या होगा? जब आगे वाला बॉल इस m2 पे फोर्स लगाता है तो m2 की वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि भाई u2 कम है राइट डायरेक्शन में, फोर्स भी राइट डायरेक्शन में है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ती है। पहले कम थी अब बढ़ रही है। लेकिन m1 पे फोर्स निगेटिव लग रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। एक टाइम आता है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है।
और इसी टाइम को बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया है, शेप में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। वापस से शेप रिफॉर्म करता है, जब शेप रिफॉर्म करता है तो इस पे फोर्स इधर की तरफ ही लग रहा होता है, तो इसकी वेलोसिटी v से और बढ़ती है, और इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी और घटती है। थोड़ी देर के बाद तुम क्या देखोगे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी बढ़ते घटते घटते v1 हो गई, और फाइनली ये कह सकते हो कि सर v1 छोटा हो गया v2 से। वरना पता चला तुमने फिर से v1 को बड़ा रखा, एक बार और कोलिजन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तुम कंडीशन देख सकते हो, जब शेप रिफॉर्म करने वाला है, अभी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन जब शेप को वापस से रिफॉर्म करेगा, वापस से जब अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, तो इसके ऊपर फोर्स अभी भी राइट में लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी v से और बढ़ेगी, पहले सेम थी, और इसकी वेलोसिटी v से और कमेगी, तो एक दूर जाएगा, एक आगे निकल जाएगा। इसको समझने के लिए, कोलिजन को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? स्प्रिंग को और ब्लॉक का सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान लो, मैं तो समझाने की बात कर रहा हूं, हमारे पास एक ब्लॉक है m1 मास का, जो u1 वेलोसिटी से आ रहा था, और यहां पे एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा ब्लॉक है m2, जो u2 वेलोसिटी से जा रहा था, और ऑब्वियसली बात है u1 मेरा u2 से बड़ा है। अब जैसे ये m1 इसके पास आ रहा है, इसको टच किया, तो अभी u1 बड़ा है u2 से, तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग दबेगा। u1 बड़ा है u2 से, तो स्प्रिंग दबेगा। जैसे यहां पे शेप डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसी तरीके से स्प्रिंग दबेगा। जब स्प्रिंग दबेगा ड्यूरिंग कोलिजन, जब स्प्रिंग दबेगा, देखना, तो दबा हुआ स्प्रिंग m1 पे पीछे फोर्स लगाया और m2 पे आगे फोर्स लगाया। अब तुम सोचो, m1 की वेलोसिटी राइट में थी, फोर्स आ गया लेफ्ट में, इसकी वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो गई, पहले ज्यादा थी, बाद में कम होनी स्टार्ट हो गई, और इस पे फोर्स भी राइट में, वेलोसिटी भी राइट में, तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई, एक की कम होनी, एक की बढ़नी, एक लेवल आ गया सेम। सर अब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, v के बराबर। अब बच्चा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो अब स्प्रिंग में फर्दर कंप्रेशन नहीं होगा, अब स्प्रिंग नहीं दबेगा, अब दब गया, मैक्सिमम जितना दबना था स्प्रिंग दब गया, अब नहीं दबेगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, साथ में जा रहे हैं। लेकिन वापस से स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, वापस से जब वो इलोंगेट होगा, इलोंगेट तो भी नहीं होगा, नेचुरल लेंथ पे वापस आएगा, पहले कंप्रेस था, अब वापस आ रहा है नेचुरल लेंथ पे। जब नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा राइट में, और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा लेफ्ट में। जब इसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, और इसके ऊपर जब राइट में फोर्स लगाएगा, तो इस लेफ्ट में फोर्स, इसकी वेलोसिटी और घटेगी। राइट में लगाया, वेलोसिटी और बढ़ी, लेफ्ट में लगाया, वेलोसिटी और घटी, जब तक ये नेचुरल लेंथ पे नहीं पहुंच जाता। नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, अब देखना, ये m1 हो गया, और ये अभी बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे जस्ट पहुंचा है, हल्का सा कांटेक्ट है, बिल्कुल हल्का सा, और ये हो गया m2, ये भागा v2 से और ये भागा v1 से। स्प्रिंग तो वैसे भी अटैच नहीं था, ये आगे निकल गया, पीछे रह गया। काइंड ऑफ सेम फिनोमिना, सेम यही होगा, मैक्सिमम शेप डिफॉर्मेशन होगा, जैसे कि स्प्रिंग लगाओ, फिर वो वापस इलोंगेट होगा, वापस से वो आगे वो पीछे, ये होगा, फाइनली v2 विल बी ग्रेटर देन, ये कोलिजन होता है। चलो समझ में तो आ गया होगा आई गेस। अब यार कोलिजन मींस है, चलो मैंने ये समझ गया कि कोलिजन होता है, तो अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सवाल में आपको हमेशा u1 u2 की वैल्यू पता हो, और आपको हमेशा क्या निकालना होगा, v1 v2 की। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों आता है? अगर मैं इसको एक सिस्टम कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, इसको मैं एक सिस्टम कंसीडर करूं, तो हम क्या देख रहे हैं, इस सिस्टम के ऊपर F एक्सटर्नल 0 केवल, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, F एक्सटर्नल 0 सिस्टम के ऊपर। अगर F एक्सटर्नल सिस्टम में 0 है, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन हम हर पॉइंट पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। हर मोमेंट पे आप चाहो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। आप क्या बोल सकते हो कि सर इनिशियल मोमेंटम, तो आप हर मोमेंट पे क्या लगा सकते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये इनिशियल मोमेंटम है। वापस से रिफॉर्म किया शेप, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, ये अपना फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर कर दिया, ठीक है, काम हो गया। लेकिन अभी भी लोचा है। लोचा क्या, आपको पता होगा u1, आपको पता होगा u2, लेकिन यहां पे अननोन v1 भी और v2 भी है, हमको फाइनल वेलोसिटी किसी की नहीं पती। तो यार एक इक्वेशन और दो अननोन, पॉसिबल नहीं है सॉल्व कर पाना, इम्पॉसिबल है। आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप क्या मैं भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, यानी कि वी रिक्वायर्ड वन मोर इक्वेशन। तो न्यूटन ने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस कोलिजन के ऊपर, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहां पे उसने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टकराने से पहले, टकराने के बाद सब कुछ कैलकुलेट करके उसने एक टर्म डिफाइन किया, जिस टर्म का नाम था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको ई से डिनोट किया। ई होता क्या, ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये ई होता है। आप बाहर में मॉड लगा दो, ये ई होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ई के बेसिस पे उसने कई टाइप के कोलिजन डिफाइन की, ई के बेसिस पे उसने कई टाइप के कोलिजन डिफाइन की, ई की वैल्यू कैलकुलेट किया उसने कई टाइप के कोलिजन डिफाइन किया। अच्छा, एक कोलिजन ऐसा होता है, एक कोलिजन ऐसा होता है, एक कोलिजन ऐसा, कई टाइप के कोलिजन उसने डिफाइन किया। पहले समझना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या, पहले ये समझो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या। एक बात बताओ, तुमने बोला कि सर v2 की वेलोसिटी ज्यादा हो गई, v1 की वेलोसिटी कम हो गई, तो एक बंदे को क्या करते हैं, एक बंदे को हम m1 पे जाकर बैठा देते हैं। m1 पे बैठा के मैं बोला कि m2 को देखो, उस बंदे को कहां बैठाया, m1 पे बैठाया, और m2 को बोला देखने के लिए। जब वो बंदा m1 पे बैठकर m2 को देखा, तो अपनी वेलोसिटी v1 पलट कर m2 को दिया। रिलेटिव में क्या करते हैं, रिलेटिव में यही करते हैं भाई, हम जिस पे बैठते हैं वो तो रेस्ट में होता है, जिसको देख रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देते हैं। तो ये कहा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, लेकिन ये जो m2 है, v2 आगे, भाई v2 आगे उल्टा करके दिया v1, v2 ज्यादा है v1 से, तो ओवरऑल इधर की तरफ आया v2 माइनस v1। तो उसने ये बोला कि सर जो m2 है वो v2 माइनस v1 से दूर जा रहा है,
तो उसने उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का नाम दे दिया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज नथिंग बट v2 माइनस v1। ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, अब उसी बंदे को हम m1 पे बैठाकर m2 को देख रहे हैं, m1 पे बैठाकर m2 को देख रहे हैं, तो u1 पलट के दिया, वही सेम काम, u1 पलट के दिया, लेकिन अब की बार u1 ज्यादा है u2 से, तो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ उसको आती हुई दिखी u1 माइनस u2 इधर की तरफ। तो उसको क्या लगा, मैं तो रेस्ट पे हूं, ये मेरे पास आ रहा है, मेरे से टकराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि u1 ज्यादा है तो डायरेक्शन इधर की तरफ। उसने इस वेलोसिटी को नाम दे दिया वेलोसिटी ऑफ या क्या आ जाएगा u1 माइनस, ये जो निकाला इसी को उसने नाम दे दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोलिजन के लिए अलग अलग कोलिजन के लिए ई की वैल्यू अलग अलग होती है, तो ई की वैल्यू के बेसिस पे हम कोलिजन के टाइप से डिफाइन करेंगे कि ये टाइप होगा, ये टाइप होगा, ये टाइप होगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस ई के फार्मूले को दिमाग में बैठा लो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया, आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ई की वैल्यू सवाल में देगा, ई की वैल्यू सवाल में देगा, दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से सॉल्व करके v1 v2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करें। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कोलिजन और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, और ये टाइप्स किसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो टाइप की मैं बात करने वाला हूं, ये किस एंगल पे कोलिजन हुआ है इसके बेसिस पे। ठीक है, टाइप ऑफ कोलिजन किस एंगल पे कोलिजन हुआ है। सर ऐसा क्यों, समझना, दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है हेड ऑन कोलिजन और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। एक हेड ऑन होता है, एक ऑब्लिक होता है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है सर, जहां पे बिल्कुल सर से सर टकरा रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं, दोनों के सेंटर पे जिधर फोर्स लग रहा होता है, भाई फोर्स इसके सेंटर पे लगेगा, जब टकराएंगे तो इसके सेंटर पे, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ कोलिजन। तो अगर मेरी वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग होगी तो दिस इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। लेकिन कैरम कभी खेला है, कैरम में क्या होता है कि अपन कट शॉट मारते हैं, जैसे बीच में क्वीन रहती है, तो एक तरीका क्या, बीच में क्वीन है, कैरम अगर तुमने कभी खेला हो तो देखो दो तरह के प्लेयर होते हैं। क्वीन अगर मान लो बीच में क्वीन है और तुम्हें बोला गया कि भाई इस क्वीन को तुम्हें इस वाले होल में पहुंचाना है, तो दो टाइप के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर क्या करता है, एक प्लेयर बिल्कुल यहां पर एम सेट करता है, बिल्कुल यहां पे एम सेट करता है, और यहां पे एम सेट करने के बाद, यहां पे एम सेट करने के बाद वो इस कोने में मारता है और बोलता है कि सीधा इसमें जाएगा, हेड टू हेड। इसको बोलते हैं कौन सा, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन एक दूसरा प्रो लेवल का प्लेयर होता है, प्रो लेवल का, वो क्या बोलता है कि सर मैं तो प्रो लेवल का हूं, मैं तो यहां पे स्ट्राइकर को रखूंगा और मैं इस कोने पे वार करूंगा और इस कोने से यहां पहुंचूंगा एंगल पे। तो दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक हेड ऑन होता है और एक होता है अगर आपका कोलिजन लाइन ऑफ कोलिजन के साथ आपकी वेलोसिटी कुछ एंगल बना रही हो। जैसे कि आपने बोला कि सर ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है, आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v1, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v2, ये है लाइन ऑफ कोलिजन, ये है लाइन ऑफ कोलिजन। तो आपकी वेलोसिटी भी कुछ एंगल बना रही है, इसकी भी कुछ एंगल बना रही है, तो इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। तो ये दो क्लासिफिकेशन होता है कि किस एंगल पे आप कोलिजन करवा रहे हो। ठीक है, ये दो होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ ई, ई के बेसिस पे। तो ई के बेसिस पे तीन टाइप के कोलिजन होते हैं। सबसे पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। इस कोलिजन की खास बात क्या होती है, इस कोलिजन में ई की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इस कोलिजन में ई की वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। ये होता है पहले टाइप, जिसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, या फिर वो इलास्टिक वर्ड का भी यूज करता है, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा जो होता है वो होता है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इसमें ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। जो थर्ड कैटेगरी होता है वो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 के बराबर। अब ई की वैल्यू 0 के बराबर क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक तो ई की वैल्यू 0, इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही 0 हो गया। सोचो भाई ई क्या होता है, ई क्या होता है, ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे ई की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही 0 हो गया, इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया। तो ये तीन टाइप का कोलिजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ई, ई के बेसिस पे, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली। एक बात तो पक्की समझ में आ गई होगी कि ई की वैल्यू, ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब तक तुम्हें कोलिजन के टाइप्स नहीं पता होंगे, ई की वैल्यू नहीं पता होगी, मैं सवाल में कोलिजन का टाइप बताएगा। अब एक बात में ई की वैल्यू पता है, एक बात में ई की वैल्यू पता है, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, सब कुछ पता चल गया। अब हेड ऑन में भी अलग अलग टाइप होंगे, जहां ई की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 1/2। ऑब्लिक में भी अलग अलग होंगे ई की वैल्यू के साथ। तो हेड ऑन में भी तीनों कैटेगरी होगी, हेड ऑन में भी तीनों कैटेगरी होगी, ऑब्लिक में भी तीनों कैटेगरी। हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या होगा कि सबसे पहले हेड ऑन में तीनों कैटेगरी के बारे में स्टडी करें और उसके सवाल करें, ताकि कोलिजन के सवाल कभी भी आएंगे तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात की भाई, डायरेक्टली अब सवालों के आने से पहले एक बार देख लेते हैं कोलिजन में। भाई हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, दोनों सर से सर टकराते हैं, दो अननोन होते हैं v1 और v2। v1 v2 कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन हमें आता है तो एक इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बन जाता है। दूसरा बनेगा टाइप ऑफ कोलिजन के ऊपर जो सवाल में देगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला, यहां से अपन टाइप ऑफ कोलिजन से आराम से टाइप का काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो अब बच्चों आगे बात करें कि भाई मैं एक आइडिया तो लग गया कि क्या करना है। ठीक है, अब मैं एक सवाल करवा रहा हूं, एक कॉमन सा, एक नॉर्मल सा, बहुत सिंपल सा सवाल करवा रहा हूं कि मान लो तुम्हें कोई एक सवाल दिया जाता है, सवाल में एक ही चीज पूछूंगा, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछूंगा, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये सवाल है, खुद से ट्राई करना। 2 kg का एक बॉल है जो कि 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, तो 1 kg के एक बॉल के पीछे भाग रहा है जो कि 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है।
सवाल में क्या दिया हुआ है कि भाई कोलिजन इज 3 केस ले लेते हैं, ठीक है, 3 केस ले लेते हैं। पहला केस ई की वैल्यू 1 है, दूसरा ई की वैल्यू 1/2 है, और तीसरा केस हो गया ई की वैल्यू 0 है। ये 3 केस ले लेते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। वो जो हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को करने का कितना सारा तरीका है, हम कैसे कर सकते हैं। एक कॉमन सेंस सोचो, मान लो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। इमेजिन हमारे पास दो इक्वेशन है, एक क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन तुम कैसे लगाओगे, तो पहले वाले का जो मोमेंटम हो गया 2 × 6 प्लस 3 × 1 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2। पहला इक्वेशन हो गया 2v1 प्लस इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या लगाओगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। याद रखना साइन के साथ लगाना, वरना गलत करोगे। इक्वेशन नंबर 2, v2 को ऊपर डालेंगे, 15 इज इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2। देखना देखना 3 प्लस v1, ये किए इसको लेके आए 12 इज इक्वल्स टू 3v1। तो v1 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकंड, और एक बार v1 आ गया तो v2 की वैल्यू आ गई 4 3 7 मीटर पर। भाई एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, एक तरीका तो ये निकल गया, दोनों की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली अगर e की वैल्यू 1/2 है, 1/2 डाल देंगे वहां पे, e की वैल्यू 0 है तो 0 डाल देंगे। बट यार इस तरीके में ना गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, इस तरीके में गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। हमने क्या किया, एक शॉर्टकट तरीका निकाला है जिसमें आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंगल इक्वेशन सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। अब वो तरीका क्या है वो समझाता हूं मैं। अब देखो हमने जो तरीका डिराइव किया उस तरीके के अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशन था, एक था m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, और एक था e का इक्वेशन क्या था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया और हमने अपना एक नया फॉर्मूला निकाल दिया कि डायरेक्टली v1 को आप लिख सकते हो 1 प्लस e इंटू vcom माइनस e इंटू v इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की कितनी है, पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी है u1। सिमिलरली अगर v2 निकालना हो तो 1 प्लस e इंटू vcom माइनस e इंटू u। यहां पे vcom क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे vcom है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर रिजल्ट है, इन दोनों से मिलाकर बनाया गया है। तो ऐसा मत सोचना कि हो सकता है ये फॉर्मूला कहीं पे अप्लाई नहीं होगा, हर जगह अप्लाई होगा। ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, और ये आज से कंसेप्ट नहीं चला रहा है। जब मैं 2011 में पढ़ाई करता था कोटा में, तो मेरे गुरु ने मेरे को ये बताया था, 2011 की बात बता रहा हूं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्मूला है जो इन दोनों को कंबाइन करके शॉर्टकट बनाया गया है। और ये फॉर्मूला बड़े आराम से कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आंख बंद करके। डायरेक्टली v1 आ जाएगा, डायरेक्टली v2 आ जाएगा। अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूले को, पहले फॉर्मूला याद कर लो, पहले फॉर्मूला याद कर लो। अप्लाई कैसे करना है इसका मैं तरीका बताऊंगा कि इन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। हम अप्लाई करेंगे अपने इस वाले सवाल में, हम अपने इस वाले सवाल में अप्लाई करेंगे पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में अप्लाई करेंगे, फिर थर्ड पार्ट में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला काम करो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 15/3 आ गया 5 मीटर पर सेकंड। एक बार वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, डायरेक्टली v1 क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए e की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस e इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस e इंटू इनिशियल वेलोसिटी 6। तो 10 में से 6 गया, देखा 10 में से 6 गया तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। देख लो दूसरा आपको v2 निकालना है, 1 प्लस e इंटू vcm माइनस e इंटू इनिशियल वेलोसिटी 3। 10 में से 3 गया, कितना आ गया। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला है तो दोनों को कंबाइन करके निकाला गया। हर सवाल के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड है, कर सकते हो, आंख बंद करके कर सकते हो। बाकी के दो पार्ट में देखो, बाकी के दो पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी के दो पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं। सेकंड पार्ट में देखना, e की वैल्यू है 1/2, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम निकाल चुके हो 5 मीटर पर सेकंड, u1 की वैल्यू तुम्हें पता है 6 मीटर पर सेकंड, और u2 की वैल्यू तुम्हें पता है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें निकालना है v1 1 प्लस e इंटू vcm माइनस e इंटू इनिशियल वेलोसिटी। देखना यार 3/2 इंटू 5 आ गया 15/2 माइनस 6/2 यानी कि आ गया 9/2 मीटर पर सेकंड। और v2 की बात करते हैं 1 प्लस 1/2 इंटू vcm माइनस e इंटू इनिशियल वेलोसिटी जो कि है मेरा 3, तो कितना आ गया 15/2 माइनस 3/2 12/2 6 मीटर पर सेकंड। आखिरी पार्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में सेम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ e की वैल्यू कितनी है 0 है। अगर तुमने v1 निकाला 1 प्लस 0 इंटू vcm माइनस e इंटू इनिशियल, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। और अगर तुमने v2 निकाला 1 प्लस 0 इंटू इनिशियल माइनस 0 इंटू 3, ये भी 5 आ गया। और बात सही भी तो है, e इक्वल टू 0 वाले के लिए, e इक्वल टू 0 वाले के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होता है, यानी कि v2 माइनस v1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि v2 की वैल्यू v1 के बराबर होता है। v2 की वैल्यू v1 के बराबर का मतलब क्या हुआ कि टकराने के बाद दोनों चिपक गए। इसका मतलब हुआ कि टकराने के बाद दोनों चिपक गए, कि 2 kg और 1 kg चिपक गया, क्योंकि जब चिपकेगा दोनों एक दूसरे से चिपकेगा तभी तो कॉमन वेलोसिटी से जाएगा, तभी तो कॉमन वेलोसिटी से जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 क्योंकि चिपक गया है, तभी तो पॉसिबल है। वरना पॉसिबल कैसे, बताओ, चिपक गया, स्टिक टुगेदर। तो यहां पे तुम्हें ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहां एक इक्वेशन लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि दोनों चिपक चुके हैं। e इक्वल टू 0 वाले में तुम्हें ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ कि सर इनिशियल मोमेंटम ये था, फाइनली चिपक गए तो 3 इंटू v कर देते हैं, v की वैल्यू सीधा 5 मीटर पर सेकंड आ गई डायरेक्ट। थर्ड वाले में तो ये फार्मूला भी मतलब जरूरत ही नहीं है, यूज ही नहीं है इसका। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा। हम दो इक्वेशन लगाएंगे, वो इनको सॉल्व करने में गलती होने का बहुत चांसेस है। हमारे पास सिंगल फार्मूला है, फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पे तो वो भी नहीं यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, यूज करना आना चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है,
पहले खुद से ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना, और कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सर इस फॉर्मूले का कुछ एक्सेप्शन होगा, अरे बाबा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। यू मान लो ऐसा कुछ ऐसा सवाल वही पूछा, फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन पहला है ई की वैल्यू 1 के बराबर है, दूसरा कंडीशन ई की वैल्यू 1/2 के बराबर, और तीसरा कंडीशन ई की वैल्यू 0 के बराबर। मैं तीनों कंडीशन को यहीं एक ही बार में सॉल्व कर लूंगा। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट, बस कदम फूक के चलना वरना गलती कर दोगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 6 × 3 माइनस 1 × 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 4, 18 - 2 यानी कि 16/4 ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में डालना होता है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, v1 = 1 + e × vcm - e × इनिशियल वेलोसिटी 6। तो 8 में से 6 गया तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। v2 = 1 + e × vcm - e × इनिशियल वेलोसिटी -2। तो 8 + 2। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड वाले e की वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो v1 = 1 + 1/2 × vcm - e × v इनिशियल 6। तो ये आ गया 3/2 × 4 यानी कि आ गया तुम्हारा 6। 6 में से 3 गया तो आ गया 3 मीटर पर सेकंड। डू चेक माय कैलकुलेशन। 1 + e × vcm - e × v इनिशियल -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है? 6 + 1 7। देख लेना, 7 मीटर पर सेकंड। थर्ड वाले केस में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ही, सीधा चिपक चुका है, इक्वल टू 0 बोले तो चिपक गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, चिपक के जा रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम कितना है? 6 × 3 माइनस 2 × 1। जब दोनों चिपक गया तो टोटल मास कितना हो गया? 4 हो गया। 4 × v, 18 - 2 16, 16/4 यानी कि v की वैल्यू आ गई कंबाइंड वेलोसिटी 4 मीटर पर। दिस वाज ऑल अबाउट हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का हर सवाल इस फॉर्मूले से किया जा सकता है। बस जब फॉर्मूला लगाओ तो दिमाग खोल के क्या कर रहे हैं समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, वरना गलत कर लोगे। ठीक है, चलिए हेड ऑन कोलिजन में तीनों कैटेगरी की बात करनी है, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। बट इसी में कंसेप्ट आता है लॉस इन कोलिजन। लॉस, किसका लॉस? एनर्जी का लॉस। तो ये कोलिजन में क्या होता है ना, कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है हीट एनर्जी में, सेफ डिफॉर्मेशन में, तो एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन हर एक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं। याद रखना, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के बराबर होती है। यानी कि किसी भी तरीके का एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, सिर्फ एक कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक। सर बिफोर और आफ्टर क्यों लिखा? ड्यूरिंग क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा सेकंड पॉइंट, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन some amount of kinetic energy is converted into elastic potential energy। समझना, elastic potential energy during collision। यानी कि मैं समझाता हूं, मतलब क्या मैं समझाता हूं। इवन अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी हो, इवन अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी हो, बिफोर कोलिजन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों बराबर होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन आप नहीं बोल सकते कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, गलत बात। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इवन इन परफेक्टली इलास्टिक। हां, यू कैन से दैट इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक किसी भी इंस्टेंट पे ले लो, हां वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट काइनेटिक एनर्जी, देन इवन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, बट ड्यूरिंग कोलिजन सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इकलौता इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है, इकलौता जहां पे आप ये बोलते हो सर एनर्जी कंजर्व है, इकलौता। एनी कोलिजन अदर देन इलास्टिक कोलिजन, एनी कोलिजन अदर देन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। एनी कोलिजन अदर देन इलास्टिक कोलिजन, वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट में कन्वर्ट होता है, लॉस होता ही होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम लॉस अकर्स। परफेक्टली इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होता है, इलास्टिक में लॉस 0, इलास्टिक में लॉस होता है बीच में, परफेक्टली इलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस। तो अगर किसी से पूछा जाए कि कोलिजन का लॉस कैलकुलेट करके बताओ, तो ऑब्वियसली वो से इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक का ही पूछे, लॉस क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी इसका सिस्टम का याद रखना, पूरे सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ये लॉस होगा। इसको मैं लिख भी देता हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2। दिस इज लॉस, ये फार्मूला है लॉस का। अब जैसे हमने कुछ सवाल किए थे, हमने थोड़ी देर पहले कुछ सवाल किए थे, कौन सवाल किए बच्चा? ये वाले सवाल किए, कहां गया हमने सवाल किया। और इक्वल्स टू 1 के लिए तो लॉस नहीं निकालेंगे ऑब्वियसली बात, 1/2 के लिए लॉस निकाल सकते हैं, 0 के लिए लॉस निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? हमने दोनों फाइनल वेलोसिटी निकाली, हमने दोनों फाइनल कहां गया, एक 9/2 निकाला और एक 6 निकाला। तो फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते पूरे सिस्टम की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते, दोनों को माइनस करते, लॉस आ जाता। वहां पे भी सेम काम करते, लॉस आ जाता। उसके बाद हमने ये सवाल किया, ये वाला, यहां पे भी सेम काम करेंगे, लॉस निकल जाएगा। बट यार सर एक बात तो पक्का है,
कि अगर आपको लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको V1 और V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आपको लॉस कैलकुलेट करना है तो आपको V1 V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे बिना V1 V2 कैलकुलेट किए हुए लॉस निकाला जाए। अगर सवाल में सिर्फ लॉस पूछा है तो हम V1 V2 कैलकुलेट क्यों करें? कुछ ऐसा तरीका बताओ, शॉर्टकट तरीका, जिससे बिना V1 V2 की मदद से इनिशियल वेलोसिटी देखकर ही हम लॉस बता दें। तो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, याद रखना है आपको, लॉस इज गिवन बाय 1/2 म्यू। म्यू क्या होता है? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 1 माइनस ई। दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला ऑफ, इससे दुनिया के हर सवालों का आप लॉस कैलकुलेट। चलो जब ऐसा है तो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं लॉस। तो हम अपने वही पुराने दो चुटकुले सवालों को यूज करेंगे कि भाई सवाल क्या है, कि सवाल है फाइंड लॉस। सवाल में सिर्फ पूछा है फाइंड लॉस, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि 2 kg, सॉरी हाँ कितना था एक बार देख लूं, मैं डेटा भूल जाता हूं। 2 kg 6 और 1 kg 3। 2 kg भाग रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और 1 kg भाग रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तीन कंडीशन दिया हुआ था, खैर तीन कंडीशन में अपन पहला वाला कंडीशन को छोड़ रहे हैं। रीजन, पहले वाले कंडीशन में लॉस 0 होगा, दो कंडीशन में लॉस निकाल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप हंसते हुए निकाल दोगे। भाई पहले वाले कंडीशन में जो लॉस होगा वो कितना होगा, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यू रिलेटिव स्क्वायर। तो एक पर बैठ के अगर दूसरे को देखोगे तो अपनी वेलोसिटी पलट के दोगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी 3 है, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो यहां से 3 बार में कट गया तो 9 आ गया, 9 9 81 आ गया, 81 अपॉन 9। और ये कितना आ गया, कट भी तो रहा है, 9 से 9 कट भी गया। और ये देखो 1 माइनस 1/4 यानी कि आ गया 3 बाई, क्या बात है, 9 9 81, तो 27/4 जूल हमारे पहले वाले पार्ट का लॉस आ गया। सेकंड वाले पार्ट का निकालें, सेकंड वाले पार्ट का निकालें। सेकंड वाले पार्ट में ई की वैल्यू 0 है, अगर ई की वैल्यू 0 है तो लॉस विल बी 1/2 6 × 3 अपॉन 9 इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 3 बार में कट गया और ये 9 से ये कट गया तो आ गया 9 जूल इज आवर। यहाँ पे कितना लॉस है, यहाँ पे 9 जूल। इसी में हमने एक दूसरा सवाल किया था, उस सवाल में भी लॉस कैलकुलेट कर लेते। कभी लॉस का फॉर्मूला है तो अपने को आना चाहिए। वो सवाल क्या था, देख ले एक बार। हाँ kg 6 से और 1 kg 2 से और 1 kg 2 से। हाँ देखो तो ठीक है, 3 kg 6 से और 1 kg 2 से। यहाँ पे भी लॉस कैलकुलेट करना है। सबसे पहला कंडीशन लेते हैं, ई की वैल्यू 1/2 के बराबर है। अगर ई की वैल्यू 1/2 के बराबर है बच्चा तो लॉस कितना होगा, यू नो दैट लॉस विल बी इक्वल्स टू 1/2 m1 m2 यानी कि 3 × 1/4 इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो इस पे बैठ के इसको दोगे, अपोजिट दोगे तो 6 - 2 नहीं होगा, 6 + 2 होगा। यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखना रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में गलती मत करना, साइन का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये देखो कितना हो गया 64 और ये हो गया 8, तो ये 8 से 1 8 गया तो 8 3 24 हो गया। और ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, 4 6 24 यानी कि 18 जूल का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट में ई की वैल्यू 0 कंसीडर करते हैं तो लॉस कितना आ जाएगा 1/2 3 × 1/4, 8 का स्क्वायर 1 माइनस 0। ठीक है, जैसे कैलकुलेट करोगे 24 जूल इज आवर। आई गेस हेड ऑन कोलिजन में अगर लॉस का सवाल आता है तो मुझे पूरा भरोसा है, चाहे लॉस का सवाल है या फाइनल वेलोसिटी निकालने का सवाल है, कोलिजन के हर सवालों को आप बड़े आराम से कर लोगे, हेड ऑन कोलिजन में तो कर लोगे। ठीक है ना, चलो अब कुछ और चीजें होती है कोलिजन में, अपन उस पर चर्चा करेंगे। इलास्टिक कोलिजन में भी कुछ केसेस होते हैं, अपन उन केसेस की बात कर ले। जनरल तो मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, अब कुछ स्पेशल केस होता है इलास्टिक कोलिजन में, तो उन स्पेशल केसेस पे चर्चा कर लेंगे कि भाई ये सब स्पेशल केस भी आपको पता होना चाहिए। इस सवाल में समय बचाने के लिए आपको कुछ स्पेशल केसेस भी आने चाहिए, तो अपन कुछ स्पेशल केस पे चर्चा करेंगे। वो जो क्या है स्पेशल केस, सबसे पहले अपन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला इलास्टिक कोलिजन में अगर टकराने वाले का मासेस सेम है, ये m1 है, ये m2 है, और टकराने वाले का मासेस सेम है, दोनों का m मानो, जैसे मैं कंफ्यूज करने से अच्छा है दोनों का m मान लो, इसकी वेलोसिटी मान लो u1 और इसकी वेलोसिटी मान लो टकराने वाले। अब एग्जांपल से समझा दूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। u1 की वैल्यू को मान लो 6 मीटर पर सेकंड और u2 की वैल्यू को मान लो 3 मीटर पर सेकंड, मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल। तुमने VCM निकाला, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 × v1 प्लस m2 × v2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 आ गया। तो ये कितना आ गया 9m/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपॉन 2m होगा ना, 9/2 मीटर पर सेकंड। ये आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सही है, सबको सही, कैलकुलेशन सबको सही है ना, 3 और ये। हाँ, अब तुमने पहले वाले की वेलोसिटी निकाली v1, 1 प्लस e करोगे तो 1 प्लस 1 इंटू VCM 9/2 माइनस e इंटू इनिशियल वेलोसिटी 6। जैसे करोगे ये 2 से 2 गया, 9 में से 6 गया तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड। और जब तुम v2 कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस 1 इंटू VCM माइनस e इंटू v इनिशियल 9 में से 3 गया तो ये आ गया 6। एक चीज तुमने गौर किया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी 6 हो गई और इसकी वेलोसिटी 3 हो गई। जैसे कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया हो, तो कंक्लूजन नंबर 1 वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इफ मासेस आर सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास अगर अलग होगा तो नहीं होगा, मासेस को सेम होना पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूं, तो एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूं तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा करना क्या है। जैसे मान लो मैंने बोला ये 2 kg का मास है और ये भी कितना, ये भी 2 kg का मास। ठीक है, e की वैल्यू 1 के बराबर दी है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये इधर की तरफ आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और इधर की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। मुझे बोला टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ, मैं बिना देखे बता दूंगा कि भाई ऐसा है कि 2 kg वाले को इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी डायरेक्शन के साथ और इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी डायरेक्शन के, सिंपल डायरेक्टली।
वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंजेस। कंडीशन दो होनी चाहिए, एक तो ई की वैल्यू 1 होनी चाहिए और मास सेम होना चाहिए, अभी ट्रू है, वरना ट्रू नहीं है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। चलो अब ये हो गया। दूसरा दूसरा क्या हो अगर बहुत लाइट सी चीज किसी भारी सी चीज से टकराए। पहले भारी चीज किसी लाइट से टकराए, कोई बहुत भारी सी चीज बहुत हल्के फुल्के चीज से टकरा रही, ई की वैल्यू 1 है। एक ट्रक है और ये जो ट्रक है ये सामने रखे एक छोटे से बॉल से टकरा रहा है। बॉल की वेलोसिटी लेना चाहते हो तो ले सकते हो कि बॉल की वेलोसिटी मान लो u1 और बॉल की वेलोसिटी मान लो u2 और ट्रक की वेलोसिटी मान लो u1। अब क्या है इसमें, क्या है कि जो कैपिटल एम है, ट्रक का मास बॉल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे, तुम्हें पता है तरीका क्या, वीसीएम निकालोगे, कैपिटल एम इंटू u1 प्लस स्मॉल एम इंटू u2 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल। ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन, ये बहुत बड़ा है, नेग्लेक्ट कर दिया। ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, नेग्लेक्ट कर दिया। अब इस एम से सेंड कर गई तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सिंपली वेलोसिटी ऑफ ट्रक के बराबर आ गई। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी ऑफ ट्रक के बराबर। अगर ये आ गया, हमें क्या निकालना, हमें तो पहले इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालना। तुमने बोला सर ट्रक की जो फाइनल वेलोसिटी होगी 1 प्लस ई इंटू वीसीएम माइनस ई इंटू इनिशियल वेलोसिटी, u1 ही आ गया। भाई इतना भारी भरकम ट्रक अगर इससे टकराएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो वही का वही रह गया। ट्रक की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, सेम का सेम, चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ठीक है ट्रक की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, बॉल की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। तो जब तुम बॉल की वेलोसिटी निकालोगे वीसीएम की वैल्यू u1 माइनस ई इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल जो कि u2 है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि बॉल की वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ ट्रक की वेलोसिटी माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब पता क्या हुआ, कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ, कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ कि जब भी कोई भारी चीज किसी छोटी चीज से टकराता है एंड कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, कंडीशन अप्लाई, कोलिजन कैसा होना चाहिए, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। तो ये अपनी डबल वेलोसिटी सामने वाले को दे देता है, ये अपनी डबल वेलोसिटी सामने वाले को दे देता है और इसकी वेलोसिटी को पलट देता है, इसकी वेलोसिटी को पलट दिया और अपनी डबल सामने वाले को दे दिया। एग्जांपल के लिए एक सवाल देखो, कंडीशन अप्लाई, ये कंडीशन होना चाहिए और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, इसी की बात हो रही है। क्वेश्चन देखो कि मान लो सवाल में ऐसा है कि एक ट्रक है 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, सामने एक बॉल है जो 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बिना पेन उठाए बताओ। ट्रक अपनी वेलोसिटी डबल करके देगा, तो ट्रक ने 20 दे दिया और इसकी वेलोसिटी को पलट देगा, तो 20 में 5 ऐड हो रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर, बिना कैलकुलेट किए हुए तुम बता। उसकी वेलोसिटी को पलट देता है और अपनी डबल दे देता है, अपनी डबल इसको दे देता है। सेम सवाल, एक और सवाल देखो कि सर सपोज करो ये ट्रक जो है सेम सवाल में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, बॉल रेस्ट पे था। बॉल अगर रेस्ट पे रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल अपनी डबल देके शांत हो जाएगा, क्योंकि बॉल के पास तो कुछ है नहीं। डायरेक्टली आंसर रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट, बता देगा कुछ बात। अब परफेक्टली इलास्टिक की तो बात हो गई, अब जनरल कोलिजन इन इलास्टिक या इलास्टिक दोनों केस में ये ट्रू है, उसकी बात कर लेते हैं। और इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ये थर्ड केस है, लेकिन ये इलास्टिक के लिए भी ट्रू है और इन इलास्टिक के लिए भी ट्रू। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि एक बहुत भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ये कैपिटल एम है, बट कंडीशन अप्लाई, ये रेस्ट पे है और ये छोटा सा बॉल इसकी तरफ आ रहा है टकराने के लिए। अब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है। तो अभी आपने पीछे वाले केस में बताया, यहां पे अगर तुम गौर से देखो तो होता क्या है, जब तुम फार्मूला अप्लाई करोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ जाएगी। जब तुम फार्मूला अप्लाई करोगे ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आ जाएगी, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, ये टर्म ही गायब हो जाएगा। कैसे, चलो देखो देखो, ये कंडीशन है, ये रेस्ट पे, ये रेस्ट पे, तुमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली कैपिटल एम इंटू 0 प्लस स्मॉल एम इंटू माइनस वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब ये बहुत बड़ा है, ये तो खत्म हो गया, ये बहुत छोटा है। अब इतने छोटे के डिनोमिनेटर में इतना बड़ा क्वांटिटी होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट पे। अब ये टकरा रहा है v वेलोसिटी से, तो हमें बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ट्रक की वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 0 माइनस ई इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो तुम सोचो ना क्या हुआ, बॉल की वेलोसिटी को पलट के ई टाइम्स कर देगा। ये भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बॉल की वेलोसिटी को पलट के ई टाइम्स कर देगा। और यही सेम केस होता है जब अर्थ के साथ कोलिजन होता है, सेम केस होता है जो तुम देखते होगे, ये सेम केस होता है जहां पे ऐसे करके अर्थ होता है, एक बॉल कुछ v वेलोसिटी से टकरा रही होती है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो सेम वेलोसिटी से उछलता है। रीजन, डायरेक्शन मतलब e की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन अगर सेम सवाल में सर ऐसा दिया जाए कि e की वैल्यू कुछ है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, कुछ और है, तो जब ये बॉल इससे टकराएगा v वेलोसिटी से तो उछलने के बाद इसकी वेलोसिटी ev हो जाएगी। अभी निकाला हमने e टाइम्स ऑफ u1, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन बदल देगा। सही है, ये केस में इंपॉर्टेंट है कि भारी वाला मास को रेस्ट पे रखना है, वो रेस्ट पे होना चाहिए। तो वेलोसिटी e टाइम्स कर देगा, देखो हमारे सामने e टाइम्स कर दिया, e टाइम्स कर दिया। इसमें ये चल रहा था, डिफरेंस है दोनों में, इसमें ये चल रहा था तो अपनी डबल दिया और पलट दिया। इस केस में वो रेस्ट पे है, वो टकरा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को e टाइम्स पलट देगा। देखो e टाइम्स पलट दिया, सिंपल कंडीशन। ठीक है, चलो और बात करते हैं, समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि पहले वो v से टकराया, उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद ev हो गई, या यहां पे देखो, यहां पे वो v से टकराया, वेलोसिटी पलट के v हो गई, तो आखिर इस वेलोसिटी को चेंज करने वाला फोर्स कौन है? कौन है जो इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है? डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, कोई ना कोई तो चेंज कर रहा होगा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को। कई लोगों का आंसर होता है सर mg, गलत बोल रहे हो, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इस v के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी नहीं कर सकता कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दे, उसके लिए अपने को ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। तो ग्राउंड का जो नॉर्मल होगा ना, वही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है, जो ग्राउंड नॉर्मल लगा होता है।
वही चेंज करता है। तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, इस ग्राउंड वाले नॉर्मल का इंपल्स क्या होगा, व्हाट विल बी द इंपल्स ऑफ नॉर्मल, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, डर मत जाना भाई। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम है माइनस mv, तो ये हो गया 2mv, दिस इज इंपल्स, ये इंपल्स है। और आया, और अगर यहां पे कोई पूछा कि सर यहां पे नॉर्मल का इंपल्स क्या होगा, तो बच्चा यहां पे जो नॉर्मल का इंपल्स होगा वो क्या होगा, वो होगा mev माइनस टाइम्स ऑफ माइनस mv। माइनस माइनस क्या हो गया, नॉर्मल का इंपल्स, इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज नथिंग सिंपली चेंज इन मोमेंटम। अब होता क्या है, सेम कोलिजन को ये किसी एंगल पे करवा, यही सेम कोलिजन को, इसी केस की बात कर रहा हूं, एट सम एंगल, इसमें पी बाई क्यू भी है, किसी एंगल पे करवाएगा। कैसे करवाएगा, जैसे ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और ऐसे करके किसी एंगल पे करवाएगा। अब बोलेगा बताओ क्या होगा, तो एक बात सोचो, सपोज करो ये एंगल है, जस्ट इमेजिन करो, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है v1 बोल दो cos थीटा, और एक कंपोनेंट है v1 sin थीटा, दो कंपोनेंट। लेकिन जो v1 cos थीटा है, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा भाई, नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो जो वेलोसिटी चेंज होती है टकराने के बाद, मान लो ये ऐसे भागा कुछ दूसरी वेलोसिटी, तो जो ये वेलोसिटी v2 है ना, जो वेलोसिटी v2 है, इस वेलोसिटी v2 का भी दो कंपोनेंट है, इस वेलोसिटी v2 का भी दो कंपोनेंट है, एक ऊपर वाला और एक इधर वाला। इस एंगल को बाद में निकालेंगे, बाद में इस एंगल को निकालेंगे। बात क्या है कि ये जो v1 cos थीटा है, इसी को नॉर्मल चेंज कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल इसी की डायरेक्शन में लग रहा है। v1 sin थीटा को नॉर्मल कुछ भी नहीं कर सकता, तो टकराने के बाद बॉल उछलेगा ना, तो ये जो v1 sin थीटा है जस्ट का तस है, चेंज नहीं होगा। लेकिन जो v1 cos थीटा है ना, ये चेंज होके e टाइम्स ऑफ v1 cos थीटा हो जाए, समझ में आया। तो टकराने के बाद अगर कभी किसी ने वेलोसिटी v2 पूछ दिया, मैग्नीट्यूड पूछा, तो अंडर रूट ऑफ क्या बताओगे, e v1 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस v1 sin थीटा का। अब वो अलग बात है कि e की वैल्यू अगर 1 होगी तो v2 v1 के बराबर, तो तब जब e की वैल्यू 1 हो तब आपका v2 v1 के बराबर, जितने से टकराया उतने से भागा। लेकिन अगर e की वैल्यू 1 के अलावा कुछ है, ये जो कंपोनेंट है ना, जो नॉर्मली लग रहा है, जो सरफेस पे नॉर्मली कोलाइड कर रहा है, वो कंपोनेंट चेंज हो जाए, e टाइम्स ऑफ ये होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डायरेक्शन e की वैल्यू 1 रहेगी तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड v2 का v1 के बराबर। छोटा सा कॉन्सेप्ट, रीजन क्या है, रीजन यही है, चेंज होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था कि वह ऐसा था किसी एंगल पे इंसिडेंट, इसीलिए, वरना चेंज क्यों होता, लेकिन वरना चेंज क्यों, ठीक है ना। v1 sin थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, जब ये टकराया तो सिर्फ y डायरेक्शन में नॉर्मल लगा, तो x वाली को कोई चेंज नहीं कर। गॉट इट, क्लियर हो गया सारा कांसेप्ट। इस पे सवाल पूछे हुए। अच्छा, यहाँ पे अगर नॉर्मल का इंपल्स पूछता, सपोज को यहाँ पे नॉर्मल का इंपल्स पूछता कि व्हाट इज द इंपल्स ऑफ नॉर्मल, कई लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें नॉर्मल का इंपल्स निकालने पूछता तो तुम खुद सोचो इंपल्स क्या होता है। इंपल्स होगा mv2 वेक्टर माइनस mv1 वेक्टर, v2 वेक्टर में भी साइन वाला कंपोनेंट आएगा और v1 वेक्टर में भी साइन वाला कंपोनेंट आएगा, दोनों कट नहीं जाएगा, तो सिर्फ कॉस वाला ही यहाँ इंपल्स देगा। और सही बात भी है, चेंज इन मोमेंटम तो सिर्फ नॉर्मल की वजह से हुआ है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आया, मोमेंटम में चेंज सिर्फ वाई डायरेक्शन में आया है, वो भी नॉर्मल की वजह से। यानी कि यहाँ पे जब आप निकालोगे mv2 वेक्टर, तो mv2 वेक्टर कितना है आपका, me टाइम्स ऑफ v1 cos थीटा माइनस ऑफ माइनस m टाइम्स ऑफ v1 cos थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा इंपल्स। इसके बारे में सोचना, थोड़ा सा सोचना, ठीक है, कैसे मैंने इंपल्स लिखा है, थोड़ा सोचना, आ जाएगा, मुझे पता में आ जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट अ बेसिक कांसेप्ट ऑफ कोलिजन, कि कोलिजन के सवालों को ऐसे करना है, एग्जाम में इस टाइप के सवाल आएंगे तो ऐसे करना होगा। सारे स्पेशल केस की बात हो गई। देखो, अब ऑब्लिक कोलिजन में दो टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन में दो टाइप के, एक जो सवाल होता है वो हमारे फार्मूला के ऊपर बेस्ड होगा। ऑब्लिक कोलिजन का जो एक टाइप का सवाल होता है, वो जो मैंने अभी फार्मूला बताया उसी फार्मूले के ऊपर होता है वही। तो वो सवाल कहां से देखेंगे सर, तो आपका जो डेमो लेक्चर है, इस बैच का जो डेमो लेक्चर है, उस डेमो लेक्चर में आप देखना कि आखिरी के 15 मिनट में मैंने ऑब्लिक कोलिजन समझाया है, वो आप लोग समझना और देखना और समझना आखिरी के 15 मिनट में डेमो लेक्चर, क्योंकि वो कम आते हैं, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया कि आप देख लेना, डेमो से आप देख लेना। मैं जो आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा अलग बताने वाला हूं, जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है समझना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में कोलिजन वाले जहां इन फॉर्मूलों का कोई यूज ही नहीं है, उन सवालों में इन फॉर्मूलों का कोई यूज ही नहीं है, जस्ट लाइक एक्सप्लोजन। इसके जो सवाल होते हैं वो सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऑब्लिक कोलिजन के जो सवाल होते हैं वो सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी मैं एक दो करवाऊंगा आपको, जो डायरेक्टली आपके पीवाईक्यूज में आया हुआ है, जहां पे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर सवाल बेस्ड है, एक्स में अलग मोमेंटम, वाई में अलग मोमेंटम। तो कैसे सवाल होंगे जरा एक बार हिंट देके बताओ। मैं एक ऐसे सवाल दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल दिखाता हूं। सवाल में क्या, ये एक m मास है जो मेरा v0 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में भाग रहा है, एक मेरा 2m मास है जो v0 वेलोसिटी से y डायरेक्शन में, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर। ठीक है, पूछ क्या देगा, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। अब ये सवाल जस्ट लाइक एक्सप्लोजन है, इसमें अपने को वो फॉर्मूला नहीं सोचना है भाई 90 डिग्री पे कोलिजन हो रहा है, एक उधर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, तो इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब जैसे सोचो, जब ये कोलिजन करेंगे तो एक चिपकने के बाद ये 3m बन गए, 3m की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट x में होगा और एक कंपोनेंट y में होगा। हमें नहीं पता x में कौन सा कंपोनेंट है, y में क्या, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 3m की चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, एक कंपोनेंट x में एक कंपोनेंट y में। अब मोमेंटम कंजर्वेशन करना है कि उसका ये पहले का सिस्टम था और ये बाद का सिस्टम है। तो अगर x डायरेक्शन की बात की जाए तो x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था mv0, ये 3m लेकर भागेगा, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम x में कितना है 3mvx,
भाई इसके पास तो एक्स में है ही नहीं, सिर्फ उसके पास एक्स में था, तो वीएक्स की वैल्यू आ गई वी नॉट बाई 3। सिमिलरली जब आप वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो उसके पास वाई में नहीं है, इसके पास वाई में है। कितना है सर? माइनस ऑफ 2m इंटू वी नॉट, ये वाई में। जब टकराया तो 3m ऊपर की तरफ भागा वी से, तो वी की वैल्यू आ गई माइनस 2 वी नॉट बाई 3। सर माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि जो 3m है इसकी एक वेलोसिटी तो वी नॉट बाई 3 है पॉजिटिव, लेकिन आपने डायरेक्शन ऊपर की तरफ माना जो कि गलत है। फाइनल वेलोसिटी वी में नीचे की तरफ। तो नेट वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ वी नॉट बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 वी नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। जहां पे किसी प्रकार का कोई फार्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स में अलग मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, वाई में अलग मोमेंटम कंजर्वेशन है, जस्ट लाइक एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन की तरह एक्स में अलग वाई में अलग, सिस्टम का पहले एक्स में देखेंगे और सिस्टम का बाद में वाई में देखेंगे, और मोमेंटम कंजर्वेशन से आंसर आ जाएगा। अपने को वो सब फार्मूला की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो ऐसे सवाल नीट में बहुत पूछे गए, ध्यान रखना, ठीक है? तो ऐसे सवाल आएंगे तो मुझे पूरा भरोसा, आप लोग कई लोग ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है ना? आराम से कर सकते। अगर ऐसे सवाल आते तो कंडीशन अप्लाई आते तो आप लोग कर लोगे। ओवरऑल आपका कोलिजन वाला पार्ट समाप्त होता है। हाँ, ये जरूर देख लेना, डेमो लेक्चर में आखिरी का 15 मिनट जरूर देख लेना, वो थोड़े से अलग किस्म के सवाल है, आते नहीं है पर देख लेना। और ये मैंने यहाँ पे समझाया, ये तो मैं समझ आ गया। अब अपन कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है ना? तो जो कुछ सवाल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ अपन पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर, कुछ पीवाईक्यूज अपन सॉल्व करने वाले हैं। ये कुछ पीवाईक्यूज है, अच्छे सवाल है, सिंपल सवाल है जो नीट में पूछे गए, ठीक है? अब पहला सवाल है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, इट इज गिवन एन इंपल्स सच दैट इट वेलोसिटी बिकम्स v2। v1 से वेलोसिटी v2 हो गया, तो इंपल्स की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया कि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो mv2 माइनस mv1 विल बी द वैल्यू ऑफ इंपल्स, सिंपल, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। A 0.5 kg ball moving with a speed of 12 मीटर पर सेकंड strikes a hard wall, ठीक है, at an angle 30 डिग्री with ball, ठीक है? चलो एक बॉल है, ये बॉल है, एक बॉल जो है वो कितने से आ रहा है भाई साहब? तो ये आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड। देखना सवाल, अभी इस टाइप का सवाल तुम कर चुके हो। ये 12 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और 30 डिग्री विद बॉल, बॉल के साथ 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है। देखना ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री, थोड़ा खोज हो गया। हाँ, बॉल के साथ 30 डिग्री पे ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है? इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड। अगर ये सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्टली इलास्टिक हो, अभी पीछे बताया, ठीक है? इफ बॉल इज इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर 0.5 सेकंड, कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहा? 0.25 सेकंड तक कांटेक्ट में रहा। एवरेज फोर्स कितना लगा? आपको पता है एवरेज फोर्स क्या होता है? फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है एवरेज। अब मुझे एक बात बताओ, पीछे मैंने बताया था चेंज इन मोमेंटम होता है इंपल्स। जब ये बॉल टकरा रहा है तो बॉल की वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, 12 cos 30 यानी कि 12 into √3/2 और 12 sin 30 यानी कि 6। लेकिन कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है? 6 वाला वैल्यू पलट जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये वैल्यू पलट गई, 6 पहले ऐसे था, 6 पलट गया, तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? मोमेंटम में चेंज कितने का आया? ये तो कर जाएगा, ये मोमेंटम के चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। करके देख लो, कितना मास है? 0.5 kg है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम 0.5, देखना 6 माइनस ऑफ माइनस 6 यानी कि 12 into 0.5 अपॉन 0.25 सेकंड। जैसे कैलकुलेट करोगे 12 into 0.5 ये हो गया 6 और into 1/4, नीचे में 1/4 है तो 24 न्यूटन आ गया। करके देख लेना ये कितना आ गया? 24 न्यूटन इज द एवरेज। सिंपल सवाल है, आना चाहिए कैसे कर रहा हूं। अब ये सवाल देखो, एक्सप्लोजन का सवाल है। एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 3 पार्ट में तोड़ देता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। 2 ऑफ देम गोज एट राइट एंगल टू ईच अदर। चलो ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं कि भाई एक रॉक का कोलिजन 2 पार्ट को ब्रेक किया, एक तो इधर की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दो, एक पार्ट और है, एक पार्ट इसका और है। चलो हाँ, राइट एंगल टू ईच अदर। द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ मास 1 kg मूव विद 12 मीटर पर सेकंड। पहला पार्ट जो है वो 1 kg का है और 12 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है? एंड द सेकंड पार्ट 2 kg मूव विद 8 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्ट 2 kg का है, 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है? अब देखते हैं, ठीक है? अब क्या दिया हुआ है? हाँ, इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड देन मास इज। बहुत ही प्यारा सवाल। पहले वाला पार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें नहीं पता, किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इतना बोला कि चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, इसकी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड, तो इसका मास कितना होगा? सवाल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्पीड 4 है, चलो ठीक है, मान लेते हैं स्पीड 4 है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस स्पीड का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट को मान लेते हैं vx और एक कंपोनेंट को मान लेते हैं v। कैसे कर रहा हूं देखो, एक कंपोनेंट को मान लिया vx और दूसरे कंपोनेंट को क्या मान लिया? vy मान लिया। मानने में क्या जाते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस बात कैपिटल M का x में मोमेंटम कितना था? अगर x डायरेक्शन की बात की जाए तो इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में 0 था, लेकिन ये जो 2 kg वाला है ये 8 मीटर पर सेकंड से x में भाग रहा है, तो फाइनल मोमेंटम इस 2 kg की वजह से कितना आया? 8 into 2 आया। इसके पास x में कोई मोमेंटम नहीं है और इसके पास x में मोमेंटम है mvx, तो यहां से mvx की वैल्यू आ गई -60, ठीक है? सिमिलरली अगर आप y डायरेक्शन की बात करोगे बच्चा, तो इनिशियली इसका y में 0 था, उसके पास y में था 1 into 12 और इसके पास y में है -m into vy, ठीक है? कैलकुलेट जल्दी बताओ, vy कितना आ गया? mvy की वैल्यू आ गई 12 के बराबर, mvy की वैल्यू कितनी आ गई? 12 के बराबर। mvx आ गया, mvy आ गया। अब हमें यह पता है कि सर अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 4 के बराबर है, तो रूट का स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, तो mvx का स्क्वायर प्लस mvy का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है? ये आ गया 16 स्क्वायर प्लस, एक काम करो ना, m स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ये आ गया vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जो कि कितना है? 16 हो गया 326, सही है? 326 और ये कितना हो गया? ये तुम्हारा हो गया 144। दोनों साइड रूट लगा दो, इसकी वैल्यू आपको पता है, रूट मत लगाओ, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू 16 के बराबर है, इसकी वैल्यू 16, 326, 326, अरे 326 होगा ना, मेरे को गलती तो नहीं है ना? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 326 होता है क्या? मैं गलती कर दिया, 16 का स्क्वायर 326 नहीं होता है, 286 होता है, 286 होता है, 18 का स्क्वायर 326 होता है, गलती किया मैंने, तो देख लेते हैं, मेरे को सच में याद नहीं है, 256 होता है। उफ,
थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं गजनी में आमिर खान, तो मेरा मेमोरी ऐसा ही होता है, मेरा मेमोरी ऐसा ही है कि मैं गजनी वाले आमिर खान की तरह सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ डेटा याद नहीं रहता मेरे को कि ये डेटा, ये कल को पूछो दिमाग से निकल गया। 256 144 ये 16 आ गया, ऐड करो 6 4 10 10 ये आ गया 400, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 400, ठीक है। एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 अपॉन 60, ठीक है। 8 से काटो 25, एम की वैल्यू आ गई 5, कितना आ गया 5। बहुत ही प्यारा सवाल जो नीट में आया था, एम की वैल्यू 5 केजी के, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए कैसे मैंने अप्रोच किया, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया, कैलकुलेशन पार्ट हो जाता था बट सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गया, ठीक है ना। अब ये सवाल देखो, अ शेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट, 4 अनइक्वल पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। भाई जब एक्सप्लोजन होता है ना, एक ही चीज तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा हवा में एक्सप्लोड किया गया, हां सेल इन अ फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों पोटेंशियल क्यों कंजर्व है, क्योंकि एक बात बताओ, ये यहां पे मान लो 4 पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, तो इन सभी पार्ट का जो हाइट होगा वो तो फिलहाल सेम है ना, हाइट तुरंत चेंज थोड़ी हो रहा है, तो जस्ट एक्सप्लोड करने के बाद फिलहाल हाइट सेम है, तो सभी का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी पहले के बराबर ही होगा, कंबाइंड, ठीक है, ये होगा। और मोमेंटम तो आपको पता है कंजर्व भी होता है, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, मोमेंटम तो कंजर्व ही रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, याद रखना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, एक्सप्लोजन में एनर्जी का लॉस होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे कंजर्व नहीं होती है। अब देखो बच्चों अगला सवाल है, नीट 2019 में आया सवाल, एक मास है m जो कि अटैच है, किससे अटैच है, एक बहुत पतले वायर से, तो वायर वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो सवाल पूछा है कि कहां पे ब्रेक होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। जब वायर में टेंशन जहां पे सबसे ज्यादा होगी वहां ब्रेक होने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा। सर वायर में टेंशन सबसे ज्यादा होती कहां पे है, तो बाबा जब बॉटम पॉइंट पे ये होता है तब वायर में टेंशन सबसे ज्यादा होती है। क्यों, अगर जब ये बॉटम पॉइंट में है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, और ac ऊपर, इक्वेशन क्या होगी, t minus mg is equals to mv square by l, तो t की वैल्यू आ गई mg plus mv square by l। अब mg भी अपना मैक्सिमम, वेलोसिटी बॉटम पॉइंट पे मैक्सिमम, जिस वजह से टूटने का सबसे ज्यादा चांस यहीं पे होता है जब ये बॉटम पे हो, और सबसे कम टेंशन कहां पे होता है, जब ये टॉप पॉइंट पे होता है, सबसे कम टेंशन यहीं पे होता है, t मिनिमम होता है, क्योंकि यहां पे जब तुम टेंशन निकालोगे, नीचे टेंशन, नीचे mv स्क्वायर बाय r, नीचे mg, तो यहां पे जब आप निकालोगे तो t प्लस mg मेरा mv स्क्वायर बाय l के बराबर होगा, तो टेंशन बेसिकली mv स्क्वायर बाय l माइनस mg के बराबर, यहां मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है, समझ आ गया ना। कब होगा, व्हेन द वायर इज वर्टिकल, कहा गया द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, नहीं व्हेन द वायर इज हॉरिजॉन्टली मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब ये सवाल एक बॉल को यहां पे छोड़ रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, एक बॉल को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल देखो, बॉल को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ा जा रहा है, इस AB डायमीटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज d, इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर d है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस d/2 हो जाएगा। सवाल क्या है कि h की वैल्यू क्या हो ताकि जब ये बॉल यहां पे आए तो पूरा सर्कल घूम जाए। सवाल समझना कि h की वैल्यू क्या हो, h की वैल्यू क्या हो कि जब ये बॉल यहां पे आए तो पूरा सर्कल घूम जाए। पूरा सर्कल में घुमाने के लिए बॉल के पास जो नीचे के पास वेलोसिटी हो वो कम से कम √5g r के बराबर होनी चाहिए, यानी कि बॉटम में वेलोसिटी √5g d/2 के बराबर होगी, तब ये पूरा सर्कल घूम जाएगा। ये वेलोसिटी कहां से आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया हाफ mv स्क्वायर हो गया, यहां से आपके h की वैल्यू आ गई 5d अपॉन, इतना मिनिमम h चाहिए, यही पोटेंशियल एनर्जी यहां काइनेटिक में बदलेगी, तो 5d/4 मिनिमम h चाहिए अगर आप चाहते हो कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होगा। अब ये सवाल देखो, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, अब ये सवाल 3 सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, कल डिस्कस करेंगे। एक तो ये सवाल स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके अलावा एक ये सवाल है, ये भी कल डिस्कस करूंगा, टेक द स्क्रीनशॉट, ये जेईई मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, कल डिस्कस करेंगे। और एक ये आखिरी सवाल, ये भी जेईई मेंस का है, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सवाल कल डिस्कस करेंगे और इसके बाद अपना सेशन होगा एंड। कितने सवाल मैंने दिए, 4 सवाल दिए ना, तो खैर ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो 4 सवाल तुम्हारे सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, कल अपन चारों सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।